हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं में हमारा 11वां गद्य है एक यात्रा यह भी। इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, जिनके लेखक हैं राम दशरथ मिश्र। जन्म उनका 1924 में हुआ। यह पाठ में लेखक ने एक रिक्शा वाले ने से परिचय होता है। यात्रा के दौरान जब वो यात्रा के लिए निकलते हैं, बाद में एक रिक्शा वाले से उनका परिचय होता है और उसका रिक्शा वाले का नारी के प्रति कितना सम्मान, नारी के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है वो कैसा है, वो पूरी बात जो है इसमें बताई गई है कि वो एक रिक्शा वाला भी, एक छोटा आदमी भी नारी के प्रति कितना सम्मान और आदर्श रखता है और उससे हमें हमारे जीवन में क्या सीखने की ज़रूरत है। यह पूरी बात लेखक का जो यात्रा के दौरान जो अनुभव हुए वो बात इस पाठ में बताई गई है। जो सीख लेखक को मिली उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हम लेखक का परिचय पहले ले लेते हैं। राम दशरथ मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार हैं। आपने कहानियाँ, काव्य एवं उपन्यास आदि क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई है। आपके बहुचर्चित उपन्यास हैं जल टूटता हुआ और पानी के प्राचीर, आपकी कविताओं के संग्रह है बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते, आपके कहानी संग्रह है खाली घर, बसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ तथा मेरी प्रिय कहानियाँ। आम के पत्ते काव्य संग्रह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपका हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती पुरस्कार से प्रतिष्ठित किया गया है। आइए चलिए थोड़ा पाठ के बारे में हम जानते हैं कि पाठ में क्या है। एक यात्रा यह भी। कहानी में रिक्शा वाला से परिचित होने पर उसके जीवन की घटनाओं से नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण, मैंने बताया ना आपको कि रिक्शा वाला एक जो है वो एक रिक्शा वाला जैसा सामान्य व्यक्ति को भी नारी के प्रति कितना सम्मान है। उनके इस आदर्शवादी विचार से हमारे जीवन में हमें क्या सीख मिलती है, ये पूरी जो बात है इस एक यात्रा यह भी में लेखक हमें बता रहे हैं कि एक रिक्शा वाले का भी दृष्टिकोण जो है नारी के प्रति कितना सम्मान आदरपूर्वक है, इसकी बात बताई गई है। उसका दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन में उतारे गए कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयतापूर्ण संबंधों को खूबी से प्रस्तुत किया गया है जो अत्यंत प्रेरक है। नारी का सम्मान जो है वो जहाँ नहीं होता वहाँ पर देवताओं का विवास नहीं होता। ये संस्कृत में भी एक श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। જ્યાં એનો અર્થ એવો થાય કે જ્યાં નારીનું સ્ત્રીનું સન્માન થાય છે, સ્ત્રી પ્રત્યે માન જળવાય છે, આદર ભાવ સ્ત્રી પ્રત્યે રાખવામાં આવે છે, ત્યાં દેવતાઓનો વાસ થાય છે। રમંતે તત્ર દેવતા યાને કે દેવતાઓનો વાસ થાય છે। તો જોઈએ આ એક યાત્રા દોરાન રિક્ષાવાળાની જે નારી પ્રત્યેની જે ભાવના છે એ આપણે સ્ત્રી સન્માન, એણે કેવી રીતે સ્ત્રીની સુરક્ષા કરી, એનું સન્માન કેવી રીતે જાળવ્યું અને જેનો અનુભવ એ પોતાની વાતથી લેખકને કહે છે, પોતાની આત્મીયતા જે છે એ લેખક સાથે જોડાઈ જાય છે, એટલે એ લેખકને બધી વાત કરે છે એના જીવનની, જેનો આપણે પાઠનો અભ્યાસ કરતા પરિચય મેળવીએ। તો આइए चलिए शुरू करते हैं हमारा 11वां पाठ एक यात्रा यह भी। मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। शुरू में क्या कहते हैं लेखक कि मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। यात्रा भीरू यानी कि
यात्रा से डरने वाला, भीरु यानी डरा हुआ, डरने वाला, यात्रा भीरु, यात्रा से डरने वाला। शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए, यात्रा से डरने वाला यानी कि यात्रा भीरु। ये एग्जाम में आपको पूछा भी जा सकता है, तो याद रखिएगा, यात्रा से डरने वाला यानी कि यात्रा भीरु। मैं बहुत यात्रा भीरु हूँ। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा, यानी कि यात्रा के दौरान कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह चिंताएं रहती है, इसलिए यात्रा से लेखक डरते हैं। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है कि अंट संट किराया मांगने वाले ऑटो वाले से। अंट संट यानी निरंकुश, अपना मनचाहा मनमानी करके कोई भी रिक्शा वाला, ऑटो वाला किराया मांगता है ना, उसकी चिंता ज़्यादा रहती है, ऐसा लेखक बताते हैं। अगर हम किसी दूसरे शहर में, राज्य में जाए तो क्या होता है कि रिक्शा वाले को पता होता है कि ये कोई बाहर से आया हुआ है, वो देखकर ही पहचान लेता है, इसलिए अंट संट कैसा भी किराया मांग लेता है। ये सबसे बड़ी परेशानी का कारण लेखक को लगता है। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह चिंता भी बनी होती है। वैसे भी यात्रा के दौरान कैसे कैसे लोग मिलेंगे, इसकी भी चिंताएं होती है। कुछ चोरी करने वाले कैसे लोग होंगे, कुछ जो है डकैती या कोई कैसे भी लोगों का सामना करना पड़ सकता है। सामान को चुरा ले जाने वाले लोग भी होते हैं। कभी कभी हम ट्रैवल करते हैं, शाम को ट्रेन में या बस में सोए हुए होते हैं, तो हमारा सामान भी कहीं गुम हो जाता है, इसलिए कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा, इसका भी डर हमें यात्रा से बना हुआ होता है, ऐसा लेखक कहते हैं। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया। पत्नी साथ गई, इसलिए आश्वस्तित बनी हुई थी। आश्वस्तित यानी आश्वासन बना हुआ था। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज़ आई, बाबूजी आप आखिर कहीं जाएंगे ही और कोई ऑटो करेंगे ही ना, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं। उसकी जिद और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी, यानी कि हाँ कर दी। स्वीकृति दे देना यानी कि हाँ कर देना, सम्मति दे देना। उसकी आवाज़ में लेखक को इतना अपनापन लगा कि तुरंत ही लेखक ने उसे स्वीकृति दे दी, यानी कि उसके साथ ऑटो में चलने के लिए हाँ बोल दी। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया। उसके द्वारा बताए वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई। वांछित यानी चाहिए हुई, उसने जो भी किराया मांगा था वो देकर जो लेखक है वो डॉक्टर के घर की डोरबेल बजाते हैं। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है। ज्ञात होना यानी कि मालूम पड़ना। जब डोरबेल बजाई तभी पता चला कि जो क्लिनिक की जगह है वो बदल दी गई है। जगह यानी स्थल, और ज्ञात माने मालूम पड़ना। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतज़ार कर रहा था, हमें नई जगह पर पहुंचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दे दूं? बाबूजी जो इच्छा हो दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया। उसने पूछा बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। अभी भी ऑटो वाला उसे पूछता है कि यहाँ से आप कहाँ जाएंगे, तो लेखक बताते हैं उसे विनम्रता से कि हमें देर लगेगी, समय ज़्यादा लगेगा, तो तुम अभी जा सकते हो। वह कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा वह वहीं खड़ा था।
था। 1 घंटे के बाद भी वो वहाँ पर बाहर उनका इंतज़ार करते हुए, लेखक और उनकी पत्नी का इंतज़ार करते हुए वहाँ पर खड़ा था। अब हमें महसूस होने लगा था कि यह ऑटो वाला कुछ और है। वह हमारे भीतर घर करता गया। होटल पर छोड़कर उसने पूछा, फिर कब आऊँ? वो लेखक के दिल में बस गया। घर का गया यानी कि दिल में बस गया था। और होटल पर छोड़कर उसने पूछा, फिर कब आऊँ? यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना? वो बताता है कि आप तो शहर में अभी आए हैं, तो घूमेंगे तो मुझे ही आप बुला लीजिए, आपको जहाँ जाना होगा ले चलूँगा। वैसे ही यहाँ कब तक है? कल शताब्दी से लौटेंगे। शताब्दी ट्रेन जो है उसकी बात यहाँ पर की गई है कि शताब्दी ट्रेन से हम कल लौटेंगे। तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊँ? भाई आप तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। लेखक बताते हैं कि आज तो हम ट्रैवल करके आए हैं, तो हम थक चुके हैं, इसलिए हम होटल पर आराम ही करेंगे, लेकिन कल घूमेंगे। ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। लेखक पूछते हैं कि तुमने अपना परिचय तो दिया ही नहीं, नाम तो बताया ही नहीं। मोहन जवाब मिलता है। मोहन अच्छा नाम है। लेखक कहते हैं, दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया। बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा। वो बाबूजी और अम्मा बुलाता था। छोटा वाला था ना, उसको लेखक के प्रति और उनके पत्नी के प्रति आत्मीयता से वो जुड़ गया था। उसे लेखक और उनकी पत्नी में उनके माँ बाबूजी दिखते थे, इसलिए वो आत्मीयता से जुड़ गया था उनके साथ। घुमा कर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया। अब 2 दिन से वो लेखक के साथ घूम रहा था, तो थोड़ा सा परिचित हो गया ना, इसलिए वो लेखक को फिर होटल पर पूरा घुमा के ले आता है। बाद में लेखक उसे कहते हैं कि आप हमारे कमरे में आओ, हम चाय पीते हैं। वह बहुत संकोच के साथ आया। संकोच के साथ यानी कि शर्मा कर आया, वो शर्मा रहा था, इसलिए शर्माता हुआ आया। चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हुई। एक दूसरे के परिवार के बारे में जानने की बात शुरू हुई। चाय पीते हुए पत्नी ने पूछा, बेटे तुम ग्वालियर के हो? लेखक की पत्नी ने पूछा कि बेटे क्या तुम ग्वालियर के हो? नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ, यहाँ आना पड़ गया है। यानी कि मैं मूल निवासी आगरा का हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर आना पड़ा है। ऐसा जवाब देता है। कौन देता है? रिक्शा वाला मोहन। हमें लगा कि वह यह कहते कहते कुछ भर आया था, यानी कि उसका दिल जो है भर चुका था, इसलिए चुप रहे। लेकिन वह स्वयं बोलने लगा, आगरा में अपना घर है, माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए, बड़े भाई ने मेरी परवरिश की। वो बताता है खुद की बात जो है, अपना परिचय देते हुए लेखक और उनकी पत्नी को आगे बताता है कि आगरा में अपना घर है, खुद का घर है, माँ बाप तो मेरे बचपन में ही गुजर गए, और मेरे बड़े भाई जो है उन्होंने मुझे पाला पोसा, मेरी परवरिश की। भाई वकील है, मैं भी BA पास हूँ। कोई नौकरी खोज रहा था कि वो नौकरी खोज रहा था, पर क्या होता है उसकी ज़िंदगी में आगे, और वो अपनी बात आगे रखता है। एक चुप्पी सी छा जाती है। चुप्पी सी छा जाना यानी कि सब कुछ शांत हो जाना। चुप्पी सी छा जाना मुहावरे का अर्थ दीजिए, यह भी पूछा जा सकता है आपको। तो चुप्पी सी छा जाना यानी कि सब कुछ शांत हो जाना। तो हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित घटना घटी है। अवांछित घटना यानी कि कुछ अघटित हुआ है, उसे छेड़ा नहीं, किंतु उसने फिर कहना शुरू किया, मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन भटक कर लौट रहा था।
कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। नौकरी की तलाश में इधर उधर वो भटक रहा था और नौकरी की तलाश में घर से निकलता था और इधर उधर भटक के फिर लौट रहा था, तो रास्ते में उन्हें एक परिचित यानी कि जान पहचान वाली लड़की मिल गई। बदहवास से यानी विकल, एकदम विकल सी, बदहवास से, घिघियाती हुई, डरी सहमी सी होती है ना, उसे कहते हैं बदहवास से। घिघियाती हुई बोली, करुण स्वर में बोली वो, घिघियाती हुई यानी कि हिचक हिचक कर जो बोलते हैं ना डर के मारे, उसे करुण स्वर में बोली, मोहन मुझे बचा लो। क्या कहती है? मोहन मुझे बचा लो। वो नौकरी ढूंढने के लिए इधर उधर जाता है और एक दिन घर को वापस लौटता है, तो एक परिचित लड़की जो है, पहचानी सी लड़की मिल जाती है, जिसकी बदहवासी और घिघियाती हुई करुण स्वर में बोलती है। क्या कहती है? मोहन मुझे बचा लो। क्यों, क्या हुआ? मोहन पूछता है उसे, उस लड़की को कि क्यों, क्या हुआ? मेरे माँ बाप एक अधेड़ के हाथ मुझे बेच रहे हैं। क्या कहती है लड़की कि मेरे माँ बाप जो है वो मुझे एक अधेड़ यानी कि बड़ी उम्र वाला, उसके हाथ में मुझे बेच रहे हैं। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस फूसट अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। क्या कहती है लड़की कि मैं कुएं में गिरकर अपनी जान दे दूंगी, लेकिन वो फूसट यानी कि अप्रिय बुढ़े अधेड़ के साथ मैं नहीं जाऊंगी। मैं बहुत असमंजस में पड़ गया। असमंजस में पड़ जाना यानी कि दुविधा में पड़ जाना। मैं बहुत असमंजस में पड़ गया, क्या करूं? कर भी क्या सकता हूँ? मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए। वहाँ उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयान की। मोहन सारी बात जो है, उनके साथ जो घटनाएं घटी, वो लेखक और उनकी पत्नी को बताता है कि मैं बहुत ही असमंजस में, दुविधा में पड़ गया कि अब इस लड़की जो मेरे पास मदद के लिए आई है, अब उसका मैं आगे क्या कर सकता हूँ, कैसे मदद कर सकता हूँ उसका। और उसे लगा कि थानेदार के पास पुलिस स्टेशन में जाकर उसे सब कुछ बताते हैं और वहाँ पर सारी हकीकत जो है वो बयान करते हैं। वो दोनों जाते हैं थानेदार के पास पुलिस स्टेशन और उनके पास जाके सारी हकीकत बयान करते हैं। वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है। थानेदार साहब बोले, इसकी FIR लिखकर इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता, लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़की की है कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए। थानेदार साहब बोलते हैं, दोनों वो मोहन और वो लड़की थानेदार के पास जाते हैं पुलिस स्टेशन। तो थानेदार बोलते हैं कि FIR करके लिखकर इस लड़की के माँ बाप को अंदर करवा सकता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल यानी कि अभी के लिए इस लड़की का क्या किया जाए। अब सोच में पड़ जाते हैं। एक छोटी सी चुप्पी के बाद वे एकाएक बोले, यानी कि थोड़ी मिनट सब कुछ शांत हो जाता है, बाद में वो एकाएक बोलते हैं, तुम्हारी शादी हो गई है। मोहन को कहते हैं कि तुम्हारी शादी हो गई है। मैंने न में सिर हिलाया, यानी कि ना कहा मोहन ने कि नहीं मेरी शादी नहीं हुई। तो बोले तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते। थानेदार बताता है कि मोहन को कहता है कि तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते। मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया, किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुराई क्या है। यानी कि एकाएक ये प्रस्ताव जो थानेदार ने दिया उससे वो आश्चर्य में पड़ गया और क्या करूं क्या ना करूं ऐसी दुविधा हो गई, चकरा गया। किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुराई क्या है। तो थोड़ी देर के बाद उसे लगा कि इसमें कोई बुराई नहीं है। मैंने कहा सर इससे तो पूछ लीजिए, लड़की की भी तो सम्मति चाहिए ना। इसलिए मोहन थानेदार से कहता है कि आप इसकी भी तो सम्मति पूछ लीजिए। थानेदार ने उससे पूछा तो उसने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। थानेदार ने उस लड़के से पूछा कि मोहन से क्या तुम शादी करना चाहोगे, तो उसने हाँ में सिर हिलाते हुए जवाब दिया। लेकिन
लेकिन क्या मोहन? बाबूजी, लेकिन यहाँ की भाभी अपनी बहन से मेरी शादी करना चाहती रही। बात तय हो चुकी थी। अभी उसकी जो भाई जो बड़ा है ना, जिन्होंने मोहन को पाल पोस कर बड़ा किया है, उनकी साली के साथ उनकी जो भाभी है, यानी कि भाभी की बहन के साथ मोहन का ब्याह करवाना चाहते थे और बात भी तय हो चुकी थी। फिर बाबूजी, मैंने सोचा भाभी जी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा, वहाँ कोई संकट नहीं है। कितना अच्छा है मोहन का जो विचार है, वो कितना अच्छा है कि मेरी भाभी है, उनकी बहन से तो कोई भी अच्छा सा लड़का शादी कर लेगा। पर अभी ये जो लड़की के ऊपर संकट आन पड़ा है, तो मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। वहाँ पर कोई संकट नहीं है, भाभी के बहन से तो कोई भी शादी कर सकता है, वहाँ कोई संकट नहीं है। लेकिन इस लड़की की तो जिंदगी खतरे में है। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी, और सबसे अहम बात यानी कि महत्वपूर्ण बात, सबसे अहम बात यह कि वह संकट में है। मोहन को ये ठीक लगता है कि लड़की सुंदर भी है, परिचित भी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो संकट में भी है। इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी, यानी कि इससे विवाह करना अच्छा भी होगा और एक मानवीय भी होगा, मानवता भी होगी। लेकिन हाँ, अब समस्या यह कि विवाह एकदम तो न हो जाएगा ना, विवाह एकदम से तो नहीं हो पाएगा। मोहन ने कहा कि अब ये भी समस्या थी, यदि लड़की घर गई तो फिर वही बेचती जाने का संकट। मैं साथ ले जाऊं तो भैया भाभी नाराज होंगे ही। इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। क्या होता है कि अभी के लिए इस लड़की का क्या किया जाए? अभी ये घर से भागकर तो आ गई है, क्योंकि इनके माँ बाप जो है दड़ के साथ इनको बेच रहे थे। तो अभी क्या करूँ? अगर घर ले जाऊंगा तो भैया भाभी नाराज हो जाएंगे। अगर इसके माँ बाप ने लड़की भगाने का केस मुझ पर कर दिया तो भी मोहन जो है वो फंस सकता था। फिर जब मैंने थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो वे बोले, कुछ दिनों के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ। थानेदार जी क्या कहते हैं कि थोड़े दिनों के लिए नारी निकेतन है, जहाँ पर ऐसी नारी या जिसका कोई नहीं होता वो रहती है, वहाँ पर रखवा देता हूँ। लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख लेता हूँ। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी। किसने करवा दी? थानेदार ने लड़की के साथ उनकी मोहन की शादी करवा दी। मैंने कहा, मोहन, ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं? लेखक कहते हैं मोहन को कि ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं जो दूसरों का इतना ख्याल रखते हैं, दूसरों के बारे में इतना सोचते हैं। मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है, लगता है कथा सुन रहा हूँ। लेकिन क्या कहते हैं कि ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं तो दूसरों की भलाई के लिए ये सब कुछ कर सकते हैं। मुझे तो यह घटना जो है उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा है, लगता है कि कोई कथा सुन रहा है, यानी कि हकीकत नहीं पर एक कथा, एक वार्ता सुन रहा हूँ, ऐसा लेखक को लगता है। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी है, कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता है और इसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती है। ये जो थानेदार है वो केवल थानेदार ही नहीं है पर एक कवि भी है, और इनकी कवि सम्मेलन में वो आता है और उनकी जो कविताएं हैं वो मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई है। हाँ, तब ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। मसीहा यानी कि देवदूत, देव का भेजा हुआ दूत यानी मसीहा। हाँ, तब ठीक है भाई। लेखक क्या कहते हैं कि हाँ, तब तो ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा देवदूत दिखाई ही पड़ जाता है। हाँ, तब मोहन कहता है, हाँ तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे नहीं, लेखक कहते हैं कि हाँ तब फिर आगे क्या होता है, फिर मोहन बताता है कि तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए और हमें
घर से निकाल दिया। खफा होना यानी कि नाराज़ हो जाना। उनके भाई भाभी जो हैं वो उनकी भाभी उनकी बहन से शादी करवाना चाहती थी ना, मोहन से, तो वो दोनों खफा हो गए। उनका भैया भी खफा हो गया क्योंकि वो अपनी साली से शादी करवाना चाहता था मोहन की। तो मोहन ने इस लड़के से शादी कर ली तो वो दोनों खफा हो गए यानी कि नाराज़ हो गए और उन दोनों को घर से निकाल दिया, यानी कि मोहन और उनकी पत्नी को घर से निकाल दिया। एक तो मैंने उनकी साली से शादी नहीं की, दूसरे जिस लड़की के से शादी की वह किसी और जाति की है। क्यों? उनके भैया भाभी, मोहन के भैया भाभी क्यों नाराज़ हुए कि एक तो उनकी साली से शादी नहीं की, उसके भैया की साली से यानी कि भाभी की बहन से मोहन ने शादी नहीं की, और जिसके साथ शादी की भी वो दूसरी जाति की थी। यानी कि यहाँ पर भी हम जानते हैं कि कोई भी युवक या युवती अपने जाति के बाहर अगर शादी करता है तो घर वाले उन्हें अपनाते नहीं हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही प्रश्न जो है मोहन के सामने आता है कि उसके भाई और भाभी उसे घर से निकाल देते और उससे सारे संबंध जो हैं वो तोड़ देते हैं। तो तुम लोग ग्वालियर आ गए, कौन लेकर पूछता है कि तो तुम ग्वालियर आ गए? हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निबाह होना कठिन था। निबाह होना यानी कि गुजारा होना, घर चलाना मुश्किल था। पराए शहर में भले ही कोई अपनापन न हो, किंतु यहाँ परायापन उस अपनेपन से अच्छा है ना, जो दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता है। क्या कहता है मोहन कि यह शहर भले ही हमारे लिए पराया है, पर जो हमें दुखी करता है वो उस जगह पर हमें नहीं रहना था, इसलिए हम यहाँ पर आ गए। अप्रीतिकर यानी जिसमें कोई प्रेम न हो और उद्विग्न के व्याकुल। हाँ सही कर रहे हो, कह रहे हो, तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया और उसी के सहारे चल रहा हूँ। क्या कहता है मोहन कि यहाँ पर कोई नौकरी तो थी नहीं, तो ऑटो का सहारा ले लिया अपना गुजर बसेरा करने के लिए, विश्राम चलाने के लिए उसने ऑटो चलाने का व्यवसाय जो है वो शुरू कर दिया और उनके सहारे ही अभी चल रहा हूँ, जी रहा हूँ। वास्तव में मैं तुम बहुत बड़े हो मोहन, वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन, ऐसा लेकर कहते हैं। बड़े बड़े लोग तो नारी में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेख कविताएं लिखते रहते हैं, किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते। क्या कहते हैं लेखक कि वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन, तुम्हारी जो विचारधाराएं हैं वो बहुत ही बड़ी है। कई लोग हैं जो बड़े बड़े प्रवचन देते हैं, माइक लेकर खड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े प्रवचन देते हैं, कई कविताएं लिखते हैं, लेख लिखते हैं, लेकिन अपने जीवन में उसका कोई आत्मसात नहीं करता। और जो ये रिक्शा वाला मोहन है उसने ये सब कुछ सही साबित कर दिया कि नहीं, नारी का उसने सम्मान किया और एक दुखी नारी थी उसके साथ अपना घर बसा लिया और उसकी सारी तकलीफें जो है वो खुद उठा ली। तो लेकर कहते हैं कि वास्तव में तो बहुत बड़े हो मोहन, बड़े बड़े लोग तो नारी में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेख कविता लिखते रहते हैं, किंतु अपने व्यवहार में उसे कभी नहीं लाते उतारते। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया और अपने जीवन के साथ उसे सम्मानपूर्वक लगा लिया, उसकी पत्नी बना लिया ना उस लड़की के साथ जो दुखी थी और मोहन के पास आके उसको बचाने की भीख मांग रही थी। तो मोहन ने उसके साथ शादी कर ली और उनको सम्मानपूर्वक अपना लिया, इसलिए लेखक जो है उनकी प्रशंसा करते हैं। बाबूजी, इस कार्य से मुझे भी बहुत संतोष मिला। मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्रायः मुझे संकटों से उबारती रहती है। क्या कहता है कि ये अच्छा कार्य करने पर मुझे भी बहुत ही संतुष्टि मिली है। मैंने तो उसे एक बार बजाया, लेकिन पत्नी जो होती है वो अर्धांगिनी होती है ना, हम जानते हैं ना, इसलिए वो कहता है मोहन कि वो तो प्रायः ही मुझे
संकटों से उबारती रहती है, यानी ईश्वर से मेरी लंबी उम्र की कामना करती रहती है। अरे यह तुम्हारा मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया। मोहन की जो ये सारी बातें सुनी, उसके जीवन की सारी घटनाएं उसे सुनकर लेखक जो है और उनकी पत्नी वो खूब प्रसन्न हुए और वो हमारे मन में बहुत बड़ा हो गया, यानी कि दिमाग में घर कर गया। गाड़ी का समय हो रहा था, मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया। उसे मैं 500 रुपये का नोट देने लगा। वह बोला, रहने दीजिए बाबूजी। लेखक जो है उसे भी मोहन के प्रति इतने 2 दिनों से वो उसके साथ घूम रहा था, उसकी खुद की जो है वो उसने सारी बातें लेखकों को अपना जानकर बता दी और लेखक को भी उसके साथ अपनापन सा लगने लगा। तो वो स्टेशन पर, उसकी ट्रेन का टाइम हो चुका था, इसलिए मोहन जो है वो लेखक और उनकी पत्नी को स्टेशन पर लेकर जाता है वहाँ पर छोड़ने, और लेखक उससे 500 रुपये का नोट जो है उसे देते हैं, पर वो उसे मना कर देता है। मोहन मना करता है कि रहने दीजिए बाबूजी। फिर लेखक क्या कहते हैं, अरे यह तुम्हारा पारिश्रमिक है, कोई दान थोड़े ही दे रहा हूँ, यानी कि मेहनत की कमाई है, मैं कोई दान नहीं दे रहा हूँ। बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया। अभी देखिए, लेखक और उनकी पत्नी के रूप में उसे माँ बाप जैसा लगने लगा कि ये मेरे माँ बाप जैसे ही है, माँ बाप की दृष्टि से वो देखने लगा। इसलिए कहता है कि बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया, कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए हैं। इस सुख के आगे पैसे का तो कुछ भी मोल नहीं, पैसा तो और लोगों से कमा ही लेता हूँ। क्या कहता है कि आपसे जो मुझे सुख मिला है, माँ बाप जैसा प्यार, अपनापन मिला है, इस सुख के आगे पैसों का तो कोई मोल नहीं है, पैसे तो मैं कहीं और से भी कमा लूँगा। बेटे, लेकिन मेरी भी तो सोचो। लेखक क्या कहते हैं कि बेटे मेरी भी तो सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ, यानी कि मैं बेटे का शोषण नहीं कर सकता हूँ, ऐसे लेखक बताते हैं। लेकिन यह तो बहुत है, मोहन बताता है लेखक को कि ये तो बहुत पैसे हैं, 500 रुपये ज़्यादा ही हैं, इतना लूँगा तो आपका शोषण हो जाएगा। यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 300 वापस करने लगा। वो 500 के नोट लेकर दे रहे थे ना, तो 300 रुपये वो वापस दे रहा था, यानी कि 200 रुपया ही उन्होंने रखे। मोहन ने 200 रुपया ही दिए। बोला, मुझसे इतना पराया न कीजिए बाबूजी, मुझे इतना पराया न पारकू, આપણે જેને કહીએ ને પારકू, એમ મને એટલો પારકો ना गणो। हाँ, जब भी ग्वालियर आइएगा मुझे बुला लीजिएगा। आप जब भी ग्वालियर आए, आपको आना ग्वालियर हो तो आप मुझे बुला लीजिएगा। मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है ही ना। क्या कहता है मोहन कि मेरा फ़ोन नंबर जो है वो आपके पास है, तब जब भी ग्वालियर आएगा मुझे ही बुलाइएगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या कहते हैं लेखक कि मेरी एक शर्त है। तो मोहन पूछता है कि वह क्या है बाबूजी। ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। हाँ, मैं तुम्हें ही बुलाऊंगा, अगली बार जब ग्वालियर आऊँगा तब बुलाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। लेखक ऐसा कहते हैं। तो वो शर्त क्या है कि ये जो 500 रुपये है पूरा वो तुम्हें चुपचाप लेने पड़ेंगे। वो 300 रुपया वापस करता है ना, तो लेखक उसे मना करते हैं कि नहीं, तुम्हें ये 500 रुपया लेना ही होगा। उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए, जैसे कह रहा हो यह कैसी शर्त आपने रख दी बाबूजी। कुछ क्षण बाद बोला, बाबूजी आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन पर आ ही गया है, कभी कभी फ़ोन करता रहूं क्या। बाबूजी से उसे इतना अपनापन लगने लगता है ना लेखक और उनकी पत्नी से कि उन्हें उसके रूप में अपने माँ और बाबूजी दिखते हैं। तो वो कहता है कि आपका नंबर मेरे पास है, तो क्या कभी कभी मैं आपको फ़ोन करता रहूं, ऐसा पूछता है। इसलिए लेखक जवाब देते हैं, हाँ भाई, शौक़ से, मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, तुम शौक़ से कर सकते हो मुझे फ़ोन, मुझे भी अच्छा लगेगा, लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। 2 दिनों से वो घुमा रहा था, अपनी बातें बता रहा था, लेकिन नाम नहीं पूछा। इसलिए कहता है कि मैंने आपका नाम तो पूछा ही नहीं।
इसलिए लेखक उसे नाम बताते हैं कि मैं सत्यकेतु और पत्नी है कामना। मेरा नाम सत्यकेतु है और ये मेरी पत्नी है कामना। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तब वह आंखें में न जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारता रहा। और लेखक और उनकी पत्नी स्टेशन के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो जैसे अपना सा कोई आता है ना स्टेशन पर छोड़ने, उसी तरह से उसे लगने लगा कि जैसे कोई अपना ही उसे छोड़कर जा रहा है। इसलिए उसकी आंखों में कितना अपनापन था और वो उन्हें निहारता ही रहा। निहारता रहना यानी कि देखते रहना। वो लेखक जब तक उन्हें जाते हुए दिखते हैं तब तक वो निहारता रहता है यानी कि देखता ही रहता है। तो यहाँ पर ये हमारा सुंदर सा पाठ है, एक यात्रा यह भी। ये जो है पाठ बहुत ही सुंदर है, यहाँ पर पूरा होता है। और हम शब्दार्थ थोड़े से देख लेते हैं। वैसे तो सारे आ ही गए हैं, मैंने समझा ही दिया है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। यात्रा भीरु तो मैंने बताया आपको, यात्रा से डरने वाला। अंट शंट यानी मर्जी में जो आया उतना किराया लेता है ना, तो उसे अंट शंट कहते हैं। निरंकुश जिस पर कोई अंकुश ना हो, वैसा मनमाना सा। आश्वस्तित यानी आश्वासन, तसल्ली। वांछित यानी इच्छा, इच्छानुसार। इंतजार यानी कि प्रतीक्षा। वाट यानी राह। अतिरिक्त यानी उपरांत। छेड़ना यानी कि उकसाना। खूसट यानी अप्रिय। अधेड़ यानी आधेड़ उम्र का जो प्रौढ़ होता है ना, आधी उम्र जिसकी चली गई और बड़ी उम्र वाला, उसे अधेड़ कहते हैं। हवालात यानी जेल। और अहम बात यानी मुख्य बात। प्रीतिकर यानी मनभाव। संवेदना तो पीड़ा। मसीहा तो देवदूत। उबारना यानी बचाना, यानी किसी मुसीबत से बाहर निकालना। ये चलिए हम देखते हैं थोड़े पर्यायवाची शब्द, विरुद्धार्थी शब्द और शब्द समूह के लिए एक शब्द। तो आइए पहले देख लेते हैं पर्यायवाची शब्द। तो पहला है तसल्ली यानी कि आश्वासन। और अवांछित यानी अनचाहा, जिसकी चाह न हो, अनचाहा जिसे कहते हैं ना, उसे अवांछित भी कहा जाता है। पर्यायवाची शब्द है ये। हकीकत तो वास्तविकता। संवेदना तो सहानुभूति। खूसट तो अप्रिय, जो अच्छा नहीं लगता ना, दिल को प्रिय नहीं लगता, अप्रिय। खूसट को अप्रिय भी बोलते हैं। उबारना यानी कि बचाना। संकोच तो झिझक, झिझक से महसूस होते हैं ना, उसे कहते हैं संकोच या झिझक। असमंजस यानी कि दुविधा में पड़ जाना। असमंजस में पड़ना यानी कि दुविधा में पड़ जाना है। खफा यानी कि नाराज हो जाना है। अधेड़ यानी प्रौढ़। हवालात तो जेल। और उद्विग्न यानी व्याकुल होना। और यहाँ पर विरुद्धार्थी शब्द है ऑपोजिट। तो वांछित तो अवांछित। समस्या तो समाधान। प्रीति तो नफरत। शोषण तो पोषण। और प्रीतिकर तो अप्रीतिकर। परिचित तो अपरिचित। मसीहा तो शैतान। देवदूत तो शैतान। मसीहा का मतलब हमने जाना ना, देवदूत सा तो शैतान। संतोष असंतोष। अपनापन परायापन। प्रिय अप्रिय। आइए चलिए देखते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द। तो यात्रा से डरने वाला। आपको कहीं एग्जाम में पूछा जाए कि यात्रा से डरने वाला, तो उसे आप क्या कहेंगे एक शब्द में? यात्रा भीरु। अधिक उम्र का व्यक्ति, उसे अधेड़। जिससे प्रेम न हो, उसे अप्रीतिकर कहते हैं। मेहनत की कमाई यानी मेहनताना। करुण स्वर में प्रार्थना करना, उसे क्या कहेंगे? ढिघियाना। तो यहाँ पर हमारा जो ये पाठ है, एक यात्रा यह भी, ये पूरा होता है। और अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।